जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज हम क्लास 8th का न्यू एनसीईआरटी है, चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक, इसके प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम गणपति बप्पा और माँ सरस्वती के श्री चरणों को नमन करेंगे। ठीक, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जेसीसी ऑफिशियल। यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कीजिएगा जेसीसी ऑफिशियल तो आ जाएगा। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े को बनाना है। निम्नलिखित जोड़े को क्या करना है बाबू? बनाना है, यानी मिलान करना है। ठीक, तो दीवानी समझ ले। पहला क्या है? दीवानी है। दीवानी जो होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार का होता है। तो दीवानी किस में मिलेगा बाबू? क का दू मिलेगा, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता है। शेर ए मैसूर, दूसरा क्या है? शेर ए मैसूर। ये बाबू टीपू सुल्तान को कहा जाता था। फौजदारी अदालत है ये, फौजदारी अदालत इधर भी दिया हुआ है, ये फौजदारी अदालत इसमें जाकर मिल जाएगा। ठीक, चलिए रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा किससे संबंधित थी बाबू? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कित्तूर जो है, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किए थे रानी चेन्नम्मा। तो ये घ का 6 नंबर हो जाएगा। चलिए सिपाही, सिपाही क्या होगा? सिपाही होगा। क्या होगा? सिपाही होगा। और वॉरेन हॉस्टिंग क्या थे? वॉरेन हॉस्टिंग जो थे भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। चलिए इस तरह से मेरा पहला प्रश्न मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 कहता है खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों को उचित शब्दों से भरना है। तो चलिए फटाफट इसका कीजिए आंसर। तो पहला क्या है? बंगाल पर अंग्रेजों की जीत कैसे हुआ था? बताओ बाबू, किस जंग से शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, पलासी की युद्ध से हुआ था। किससे हुआ था? पलासी की जंग से शुरू हुआ था। चलिए 4 नंबर है, कहता है हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बाबू ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। मैसूर के शासक थे। ठीक, सही से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए गौ नंबर कह रहा है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कौन सा हिस्से में स्थित था? कौन सा? दक्षिणी भाग में। कौन सा था? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में स्थित थे। चलिए घ नंबर कहता डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया था। डलहौजी कौन सिद्धांत के लागू किए थे? तो डलहौजी जो है बाबू ये विलय नीति को, किसको? विलय नीति को लागू किए थे। विलय नीति का सिद्धांत लाए थे, इसको ये लागू किए थे। चलिए देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ देते हैं। कहता है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत पलासी की जंग से शुरू हुई थी। ठीक, दूसरा है ख नंबर, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे बाबू मैसूर के शासक थे। ग नंबर है, मराठा रियासतें जो थे मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में स्थित थी। और डलहौजी जो थे उन्होंने विलय नीति को, सिद्धांत को लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सत्य और असत्य पर आधारित है बाबू, सही और गलत बताना है इसमें। कहता है मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया था। नहीं, ये बात गलत है। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत नहीं होता गया था, ये गलत है। पहला का गलत लिखा गया, यहाँ देख लीजिए। दूसरा कहता है बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत है, और भी कंपनी हो सकती थी। चलिए गौ नंबर प्रश्न कहता है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बात सही है बाबू, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब के राजा थे, सही है। चलिए घ नंबर कहता है अंग्रेजों, यहाँ जन्म लिखा गया है, अंग्रेजों में अपने कब्जे वाले इलाकों में कई शासकीय बदलाव नहीं किए थे। गलत है, किया था। गलत है, बहुत सारे बदलाव किए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बाबू, सब्जेक्टिव आ गया है। कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? इसका जवाब देना है आपको। चलिए इसका आंसर लिखे हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो थी वो भारत की तरफ
आकर्षित होने का निम्नलिखित कारण था उसका। पहला कारण देख लीजिए, कहता है यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावना उन्हें देखा, इसलिए उन्होंने आकर्षित हुआ था। दूसरा पॉइंट है बाबू, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास हो गया, रेशम हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची और दालचीनी हो गया, ये सब अधिक मात्रा में मांग थी ये। चलिए तीसरा देखते हैं वजह, कहता है वह भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीद कर वापस यूरोप में जाकर के उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा करते थे। अतः इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। समझ गए ना हमारा भारत कितना विकसित था और है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर लिखे हैं बाबू कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद था। ठीक, पहला पॉइंट है नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा पॉइंट है नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि मांगी थी। तीसरा पॉइंट है नवाबों ने कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया था। और चौथा पॉइंट लिखे हैं कंपनी ने भी नवाबों पर टैक्स यानी कर अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया था। इन्हीं सब कारणों से ये इन दोनों के बीच विवाद था बाबू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। कहता है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फायदा पहुंचा था, इसके बारे में लिखना है। इसका आंसर लिखे हैं दीवानी मिलने से कंपनी को निम्नलिखित फायदा पहुंचा है। पहला फायदा हुआ ये कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी जो है बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण उसका मिल गया। ठीक, दूसरा लिखे हैं कंपनी भारत से ज्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोना चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह गया है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखे हैं अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपना खर्च चला सकती थी। इस प्रकार के इनको फायदा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाबू वो टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। चलिए इसका आंसर लिखे हैं कि टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने का निम्नलिखित कारण था। ठीक, देख लीजिए क्या कारण था। पहला कारण था कि टीपू सुल्तान ने भारतीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। बड़ा ही खतरनाक शासक था ये, दक्षिण भारत के थे। दूसरा पॉइंट था मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी अपनी काली मिर्च और इलायची खरीदनी थी। उसको टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के जो बंदरगाह था उससे होने वाले निर्यात पर रोक लगा दिया। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है बाबू, सब्सिडियरी एयरलाइंस यानी इसको हम लोग सहायक संधि कहते हैं, कहता है इस व्यवस्था को व्याख्या करना है। ठीक, चलिए इसका आंसर लिखे हैं कि सब्सिडियरी एयरलाइंस या सहायक संधि का अर्थ जनरल गवर्नर लॉर्ड वेवेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। कौन अपनाया था? लॉर्ड वेवेली ने। ये अंग्रेज सब अपने आप के नाम से पहले वैसे ही झूठ मूठ का लॉर्ड लगा देता है। ठीक ना, हालांकि ये सब कोई भगवान नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया है कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण रूप से सहयोग करने का वादा करती थी। ठीक, इसे ही सहायक संधि कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है बाबू, कहता है कंपनी का शासन
भारतीय राज्यों के शासन से किस तरह अलग था? भारतीय राजाओं होगा यहाँ, राजाओं के शासन से, राजाओं तो इसका आंसर लिखे हैं, कंपनी के शासन और भारतीय राजाओं के शासन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, जबकि कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई थी। ठीक, ये पहला हो गया अंतर। दूसरा अंतर, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। तीसरा, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावित नहीं थी, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है बाबू, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करना है। क्या क्या बदलाव आए हैं? तो आंसर लिखे हैं, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सिपाहियों की भर्ती कर दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित कर दिया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार प्रदान किए थे। ठीक। और चौथा पॉइंट लिखे हैं, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया। ठीक। इस तरह से आपका क्लास 8 का इतिहास का अध्याय 2 समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।